हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फिजिक्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। हाँ ठीक है, और हमने पास्ट पेपर स्टार्ट किए थे फिजिक्स के। हाँ किए थे। मुझे बता दो, लास्ट ईयर कौन सा किया था हमने? 2018। 18 तक कर लिया था हमने। हाँ ठीक है, सो नेक्स्ट ईयर देखते हैं हम। सिर्फ पेपर 1 किए थे या पेपर 2 भी सॉल्व किए हैं साथ साथ? पेपर 2 भी किए। पेपर 2 भी किए थे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जो है वो हम पेपर 1 देख लेते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जो है वो इसमें हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस मौजूद हैं, 4, 5 एंड 6। सो ट्राई करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। अगर कोई बॉडी जो है वो फ्री फॉल मोशन के अंदर है तो मोशन इन चारों में से कौन सा होगा? ए। कौन सा ऑप्शन कहा? ए ए ऑप्शन होगा। क्यों होगा ए ऑप्शन? क्योंकि जब भी कोई भी बॉडी गिरती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में गिरती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि बॉडी अगर फॉल कर रही है तो फॉलिंग बॉडी हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में फॉल करती है, इसलिए इसका मोशन जो है वो लीनियर मोशन होगा। और लीनियर मोशन की डेफिनेशन ही यही है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, चाहे वो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में मूव करे या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वो मोशन लीनियर ही कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोर्स एंड वेलोसिटी? कौन सा ऑप्शन जो है वो फोर्स और वेलोसिटी के बारे में सही है? तुमने क्या कहा? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दोनों को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है वो डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, सो ग्रेडियंट, जिसको हमने एक और वर्ड भी कहा था, दैट ग्रेडियंट और स्लोप। सो स्लोप ऑफ अ लाइन ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप लेते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर या तो स्पीड होती है या फिर जो है वो हमारे पास वेलोसिटी भी हो ऑप्शन के अंदर। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, सो इसी का जो है वो पेपर 2 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इस ईयर का। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो यहाँ हमारे पास जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मौजूद है, और इस ग्राफ को देख के जो है वो हमें कुछ आंसर्स करने। सो क्वेश्चन में कहा है कि इंटरप्रेट द फॉलोइंग ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। कि हमें जो है वो अपना आंसर जो करना है वो एक्सेलरेशन की फॉर्म में जो है वो करना है। इस ग्राफ के ऊपर हमारे पास 4 रीजन्स या 4 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं।
A, B, C एंड D। सो इन चारों रीजन को, सॉरी 3 रीजन फॉर्म हो रहे हैं इन 4 पॉइंट से। तो इन तीनों रीजन्स के अंदर जो हमें बॉडी के मोशन को इंटरप्रेट करना है कि बॉडी का जो मोशन है वो किस तरह का है, और हमारा जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन होना चाहिए, रेस्ट में या वेलोसिटी की फॉर्म में या मोशन की फॉर्म में हमारा आंसर ना हो। हमारे आंसर के अंदर जो है वो ये एक्सेलरेशन आनी चाहिए। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये वाला रीजन जो कि ए से बी तक है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे मोशन में? ये हो सकता है कि जो वेलोसिटी है ए टू बी, उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। नहीं, इन ग्राफ वाले टॉपिक के में जो मैंने ग्राफ के शेप्स बताए थे, उन शेप्स को जो है वो दोबारा अच्छी तरीके से देखना और उन शेप्स का जो इंटरप्रिटेशन है उसको याद रखना कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर इस तरह एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब तो तुमने सही बताया कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो मतलब है वो एक ये भी होता है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इन ग्राफ्स के शेप्स को जो है वो दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब अगर हम यहाँ आंसर के अंदर हम ये कहें कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहा था कि हमें आंसर करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट से आंसर करना है। तो ए टू बी हमारा आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे लिखेंगे द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट acceleration. So this is the answer of the first part. Second part, from B to C. B से C तक हमें बॉडी के मोशन को एनालाइज करना है, और इस एनालाइज करते हुए जो है वो हमें बताना है कि बॉडी का मोशन किस तरह का है। नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं कि बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन। तो दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है। तो हम नो एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं और जीरो एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाला पोर्शन सी टू डी, डिसेलरेशन। आंसर कंप्लीट आंसर में हम इस तरह से लिखेंगे, बॉडी हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन, बॉडी के पास डिसेलरेशन मौजूद है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन। दोनों बातें जो है वो मतलब दोनों का सेम है। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ। ओके, सो एक और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी होगा हमारे पास एंड में, तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरीके से रीड करो। 9 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। हम जो है वो यहाँ पे 9 का ए पार्ट जो है वो अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ समझ आ रहा है? हाँ। समझाओ जरा, क्या करना है? इसमें बोर्ड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है कैसे करेंगे? वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन मेथड से। तो मुझे जो है वो अच्छा, कॉपी में उसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकती हो? हाँ। ठीक है, तो मैं तो 1-2 मिनट देता हूँ, इसमें मुझे सॉल्व करके ज़रा ट्राई करो। वैसे इजी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ग्राफिकल एनालिसिस वाला मोशन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं समझ आए नहीं है। तो मैं वेट करता हूँ, मुझे सॉल्व करके जो है वो सेंड करो, फिर हम डिस्कस करते हैं।
ओके, सो तुमने जो सॉल्व किया है उसको देखते हैं। तुमने पहले जो है वो इस तरह से डायरेक्शन मार्क किए, दैट दिस इज ईस्ट वेस्ट, ये तुम्हारी नॉर्थ हो गया, और इस डायरेक्शन में जो है वो साउथ आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमने डायरेक्शंस को जो है स्पेसिफाई कर दिया। फिर तुमने स्केल सपोज किया दैट आर स्केल फॉर दिस मेजरमेंट इज 2 सेंटीमीटर लाइन फॉर 10 मीटर्स पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड के लिए जो है वो 2 सेंटीमीटर की लाइन 10 मीटर पर सेकेंड के लिए। ठीक है, उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ बोट। बोट की जो वेलोसिटी है उसके लिए तुमने जो है वो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर फॉर 10, नहीं, वो ये बताओ, ये जो डायग्राम है तुमने वेलोसिटी ऑफ बोट लिखी है, 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। हाँ 3 सेंटीमीटर की लाइन कैसे आई?
मैंने गलती से 2 लिख दिया, मैंने 1 सपोज किया है। अच्छा, ये यहाँ 2 नहीं है, 2 की जगह 1 आएगा ना? हाँ। ठीक है, तो इसको जो है वो मैं अगेन 1 कर देता हूँ। दैट 1 सेंटीमीटर लाइन रिप्रेजेंट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस हिसाब से जो 30 मीटर पर सेकेंड है, सो हम 30 मीटर्स पर सेकेंड के लिए 3 सेंटीमीटर की लाइन सपोज की हमने, बिल्कुल ठीक है। और फिर वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर वो हमारे पास गिवन थी 15 मीटर्स पर सेकेंड। सो 15 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर के, बिल्कुल सही है। उसके बाद तुमने जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और 3 सेंटीमीटर की लाइन तुमने ड्रॉ की है टुवर्ड साउथ। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा साउथ था, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया, बिल्कुल सही है। देन 1.5 सेंटीमीटर ये डायरेक्शन थी टुवर्ड्स ईस्ट, सो 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल सही है। और रिजल्टेंट फाइंड करना था हमें, सो ये आ गया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हमारे पास आ गया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसके बाद तुमने जो है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड किया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 15 स्क्वायर 30 स्क्वायर, ठीक है, सही किया हुआ है। सो सब क्वेश्चंस बिल्कुल सही तुमने सॉल्व किए, और रिजल्टेंट का जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, इट इज 33.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चंस को देखें अगर हम, तो इलस्ट्रेट द गिवन सिचुएशन यूजिंग अ लेबल्ड वेक्टर डायग्राम। तो तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही लेबल की है, मैंने यहाँ पे जो है वो प्रॉपर लेबल नहीं की। ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट इन द डायग्राम। सो ये हमारे पास जो है वो डायरेक्शन है, फाइनल रिजल्टेंट डायरेक्शन है बोट की, ये भी हमने शो कर दी है। एंड कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तुमने जो यहाँ पे सॉल्व किया है, ये मेथड बिल्कुल सही सॉल्व किया है। क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो नेक्स्ट ईयर देखते हैं। कि सो 2016 का हमारे पास पेपर 1 मौजूद है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनका आंसर करो। 4 एंड 5 का। सॉरी, 4 एंड 5, 4 एंड 5। 4 का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्यों ऑप्शन ए? क्योंकि किसी भी पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें और वापस से उसी पॉइंट पे आए तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होती है। ठीक है, अगर जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट पे आके एंड करें, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो जाएगी, बट डिस्टेंस जो है वो हमारा जीरो नहीं होता। इस तरह का क्वेश्चन शायद हमने लास्ट क्लास में भी कहीं पर सॉल्व किया था, इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, सो इसी के पेपर 2 में हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ हमें जो है वो एक डायग्राम दी हुई है, और डायग्राम के बारे में जो कहा है उसको हम रीड कर लेते हैं। इन द अबव डायग्राम अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसकी 0 है, बिल्कुल सही है। एंड आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू 4, सो एक और डेटा हमें गिवन है, टाइम 4 कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, सो डिस्टेंस भी हमें गिवन है, दिस इज टाइम। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, हमें एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करने को कही है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए? इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? सेकंड। सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बताओ मुझे। S equals to VIT plus half AT square. ठीक है, बी आई टी प्लस 80 स्क्वायर ओवर 2 दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। और डेटा को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। और एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो आप मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके बताती जाओ जल्दी। डिस्टेंस 10 है। ठीक है, 10 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0। 0, ठीक है। टाइम 4 सेकेंड्स। टाइम 4 प्लस ए एज इट इज आ जाएगा, देन 4। ठीक है। सो दिस विल बिकम एज 10 इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 होता है। ए एज इट इज आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 इज 2 एंड 2 8 आर 16। देन क्या करेंगे? 8 और 1 को डिवाइड कर देंगे। a इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज रहेगा, 8 जो है वो दूसरी साइड जाकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सो 10 अपॉन 8 कैलकुलेट करो। 1.25। 1.25। और यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो इसके ई आई क्यू की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9A, क्वेश्चन रीड करो। कर लिया। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है क्या करना है? इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं वेक्टर के। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें जो है वो एक्सेस ड्रॉ करके दिए हुए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें जो है वो एक वेक्टर एफ गिवन है, वेक्टर एफ ड्रॉ करके दिया हुआ है। और साथ साथ जो है वो एंगल बताया है कि उस वेक्टर का जो एंगल है वो फॉर्म हो रहा है थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब जो चीजें करने को कही गई हैं वो देखते हैं। हमें क्या है, रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व या रेजोल्यूशन करना है इस वेक्टर का इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहला तो हम काम ये करेंगे कि हम अपने इस वेक्टर को जो है वो रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व कैसे करते हैं? ग्रेडियंट फाइंड करके। नहीं, रिजॉल्व या रेजोल्यूशन का हमने मतलब पढ़ा था, रेजोल्यूशन मींस स्प्लिटिंग। एक वेक्टर को जो है वो स्प्लिट करना इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और वो करने का तरीका क्या होता है वो अब देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो है वो इस, ये जो हेड है हमारा वेक्टर का, उस वेक्टर से जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस हेड से हम एक्स एक्सिस पर। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। इसी तरह से एक और, इसको चेंज कर देता हूं मैं। ओके, सो हेड से जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर।
और इस वेक्टर के हेड से जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। हाँ। तो इसके ऊपर डायरेक्शन आ जाएगी इस तरह से इस तरफ, और यहाँ डायरेक्शन आ जाएगी इस तरह से इस वेक्टर की तरफ। सो हमारे पास ये जो वेक्टर था एफ, वो दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक हो गया। ये जो वर्टिकल लाइन हमारे पास आ रही है ये कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट या एफ वाई, इसको हम जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कहते हैं। इसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम एफ एक्स कहते हैं और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर एक्स कंपोनेंट। समझ आ गई ये बात? हाँ। तो ये हमने जो है वो रेजोल्यूशन करके दिखा दिया। अब हमें क्या कहा है, अब हमें कह रहे हैं कि ऑल्सो मेंशन दी फॉर्मूला, हमें सिर्फ फॉर्मूला मेंशन करना है, हमें पूरा ड्राइव करके नहीं दिखाना जैसे हमने जो है वो इस टॉपिक के अंदर पूरी डेरिवेशन परफॉर्म की थी। डेरिवेशन परफॉर्म नहीं करनी, हमें सिर्फ मेंशन करना है फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल वेक्टर एंड द डायरेक्शन फ्रॉम इट्स रिजॉल्व कंपोनेंट। तो दो चीजों की हमें जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करने हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताना है, और दूसरा जो है वो हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए जो है वो फॉर्मूला बताना है। सो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या, मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? y1 माइनस y2। नहीं 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 नहीं, ये फॉर्मूला नहीं था। अच्छा इस डायग्राम को गौर से देखो, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, हाँ। ठीक है। ये वाली जो लाइन है हमारा पूरा एक ही रेक्टेंगल भी फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ जो ये एफ वाई आ रहा है इसी तरह से ये वाली यहाँ तक साइड भी जो है वो पूरी एफ वाई के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह से जो लाइन एफ एक्स है, सो यहाँ ओ से लेके यहाँ तक ये पूरी ये वाला कंपोनेंट भी जो है वो एफ एक्स के बराबर ही है। सो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया जो कि हमने डेरिवेशन परफॉर्म करते हुए भी किया था। ये हमारे पास वेक्टर एफ है, ये हमारे पास एंगल थीटा है या 90 डिग्री, दिस इज एफ वाई एंड दिस इज एफ एक्स। सो अगर हमें इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालना है तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया था और हमारे पास रिजल्ट आया था दैट एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, याद आया? हाँ। देन हमें क्या करना है, देन हमें बताना है कि डायरेक्शन फ्रॉम इट्स रिजॉल्व कंपोनेंट। अब रिजॉल्व कंपोनेंट कौन से हैं? दिस एफ एक्स एंड दिस एफ वाई, ये दोनों जो है वो रिजॉल्व कंपोनेंट है इसके। और हमें डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला बताना है, तो हमने लास्ट स्टेप के अंदर डायरेक्शन निकाली थी दैट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। सो ये हमने जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया, वन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड वन फॉर द डायरेक्शन। तो ये 2 मार्क्स इसके हो जाते हैं और बाकी मार्क्स के लिए जो है हमें रेजोल्यूशन करके और उसकी जो है वो लेबलिंग करके दिखानी थी। क्लियर है ये क्वेश्चन? डायरेक्शन वाला पार्ट नहीं समझ आया। अच्छा, डायरेक्शन में देखो हमने ड्राइव किया था ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके ऊपर हमने डेरिवेशन वाला पार्ट दोबारा से देखना, मैं यहाँ पे इसको समझा भी रहा हूँ। डेरिवेशन वाले पार्ट के अंदर हमने टेंजेंट थीटा जब इसके ऊपर अप्लाई किया था इस ट्राइंगल के ऊपर, सो टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है, ये हमने रेशियो पढ़ा था। इसी तरह से जब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज जब मैं यहाँ ट्राइंगल से पुट करूंगा, सो थीटा के सामने जो ये एफ वाई आ रहा है दिस इज परपेंडिकुलर, और थीटा के जो साथ एक साइड आ रही है दिस इज बेस। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो यहाँ में क्वेश्चन में कहा है कि हमें डायरेक्शन बतानी है फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
हमें ऐसा एंगल का या डायरेक्शन का फॉर्मूला बताना है जिसमें हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ रहे हो, रिजॉल्व कंपोनेंट्स आ रहे हो। तो जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो टेंजेंट जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड से दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई वाले दूसरी साइड पे डिवाइड नहीं होते बल्कि इनवर्स हो जाते हैं। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा पेपर 2 कंप्लीट हो गया। ये हम कर रहे थे 2016। तो सबसे पहले जो है वो पेपर 1 देख लेते हैं 2015 का। क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, तो वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमें कहा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन विल रिप्रेजेंट, तुमने कहा ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसका अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इक्वल होगा एक्सेलरेशन के। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होगा इसमें हमारे पास। दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 का ऑप्शन ए है। 5 का ऑप्शन ए, विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने जो है वो ये वाली क्वांटिटी अभी तक पढ़ी नहीं है। सो टॉर्क चैप्टर नंबर 4 के अंदर मौजूद है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। टेंशन चैप्टर नंबर 3 में और मोमेंटम चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है। ये तमाम जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सिर्फ पावर है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। हमारे पास पेपर के अंदर जो है वो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। बिल्कुल सीधे सीधे इज नोन एज या इज कॉल्ड करके जो है वो डेफिनेशन पूछी जाएगी। और हमारे एग्जाम पेपर के अंदर सबसे आसान जो क्वेश्चन होते हैं वो यही वाले होते हैं जिसमें डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई होती है। तो इसका भी ऑप्शन हमने ए का बिल्कुल करेक्ट है। द डिस्टेंस कवर्ड in a unit time by a body is known as speed। पेपर 2 पे चलते हैं। टू 2015 पेपर 2। एक एक डिफरेंसेस हमें जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड स्केलर वेक्टर। डिफरेंस बताओ। डिस्टेंस, दो डेस्टिनेशंस के बीच में एक लेंथ होती है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बिल्कुल सही है। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज डिस्टेंस बिटवीन यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन यूनिट टाइम। बिटवीन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड इन अ
यूनिट टाइम ये हमारे पास स्पीड होती है, और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट covered in a unit time. This is known as velocity in unit time. बिल्कुल ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर बताओ। Scalar quantities can be added, vector quantities cannot be added. ये जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया था बिल्कुल इस तरह से था, बट कुछ मिस कर दिया तुमने कुछ चीज, कि स्केलर्स को जो है वो हम ऐड कर देते हैं, दे कैन बी एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रा। ये हमारा पॉइंट था, इनको हम ऐड कर सकते हैं बाय सिंपल एल्जेब्रा। जबकि अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना हो तो दे कैन नॉट बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल एल्जेब्रा, दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग वेक्टर एल्जेब्रा। वेक्टर एल्जेब्रा के थ्रू जो है वो हम वेक्टर क्वांटिटीज को जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी वेक्टर एल्जेब्रा का एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था, हेड टू टेल रूल, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जो है वो इजीली ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा? हाँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9A रीड कर लो, देखो समझ आ रहा है इसमें? हाँ, समझाओ जरा मुझे। इसमें एक पर्सन होता है जो पेट्रोल पंप पे ट्रैवल करता है अपने घर से। वो जब स्टार्ट करता है तो 1400 मीटर्स की दूरी पर पेट्रोल पंप है, लेकिन वो 1600 मीटर ड्राइव करता है और फिर उससे रियलाइज होता है कि पेट्रोल पंप रह गया है पीछे। तो फिर वो वापस से पेट्रोल पंप के पास ड्राइव करता है और 5 मिनट्स में पेट्रोल पंप पे पहुंच जाता है। ठीक है, सो लेट सपोज दिस पॉइंट इज होम, और ये पॉइंट जो है वो पेट्रोल पंप का है, जो कि इसने कहा कि क्वेश्चन में 1400 मीटर्स दूर है। सो अब वो अपने होम से निकलता है पेट्रोल पंप की तरफ, और उसको डिस्टेंस कवर करना था 1400 का। बट वो जो है वो अपने घर से निकल के जो है वो 1400 के बजाय जो है वो अपने घर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करके जाता है और आगे निकल जाता है, और टोटल डिस्टेंस वो कवर कर लेता है 1600 मीटर्स का। तो उसने कितना आगे निकल गया पेट्रोल पंप से? वो 200 मीटर्स। वो जो है वो 200 मीटर जो है वो ज्यादा कवर कर लिए उसने। So after driving 1600 meter, he realized that he has passed the petrol pump. Then he returns his car and drive back to the pump. अब वो इस पॉइंट पे जब उसको रियलाइज हुआ उसने 1600 मीटर्स कवर कर लिए थे, तो अब वो दोबारा ड्राइव करके जो है वो पेट्रोल पंप की तरफ मूव होके आएगा। ठीक है, सब उसने दोबारा 200 मीटर आगे निकल गया था, तो दोबारा पंप तक ट्रैवल करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये? 200 मीटर्स। दोबारा से 200 मीटर उसने कवर किया, तो कितना एक्सेस डिस्टेंस कवर किया इस पर्सन ने? 400 मीटर्स। 400 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे हैं। He then turns his car and drive back to the pump and complete his journey to the pump in total of 5 minutes. तो इसने सारा डिस्टेंस जो है वो 5 मिनट्स के अंदर कवर किया। ये यहाँ तक पूरी सिचुएशन समझ आ गई। डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस, हमें जो है वो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने को कहा है। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारा? 400 मीटर्स। कितना होगा? 400 मीटर्स। 400 मीटर कैसे होगा? क्योंकि वो 200 मीटर्स आगे निकल गया, फिर वो वापस से भी उसने 200 मीटर्स ट्रैवल किया, तो अच्छा, इसलिए। तो तुम 400 मीटर कह रही हो, तो इसका मतलब है कि तुमने पंप से लेके आगे जाने का और वापस पंप तक आने का डिस्टेंस जो है वो
बताया 400 मीटर, बट सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सवाल में सिर्फ ये लिखा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस का मतलब है उसने अपना काम जो है वो होम से स्टार्ट किया, होम से वो पेट्रोल पंप तक गया, पंप से आगे चला गया और वापस से जो है वो मूव होके वापस पंप की तरफ आया। तो ये वो टोटल डिस्टेंस है जिसकी बात की है या जो पूछा गया है सवाल के अंदर। सो ये 1400 मीटर कवर किए थे बॉडी ने, फिर ये 200 मीटर कवर किए और ये अगेन 200 मीटर्स कवर किए। सो अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है बॉडी ने? 1800 meters. टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है दैट इज 1800 मीटर्स, ठीक है। देन यहाँ पूछा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। सो एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करनी है, एवरेज speed. So average speed is equals to total distance divided by total time. Total distance divided by total time. So total distance कितना है हमारा यहाँ पे? 1800 meters. ठीक है, 1800 meters. And what is the total time? 5 minutes. 5 मिनट्स। और यहाँ पे सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, हमें अपना काम करना है इन SI सिस्टम। सो 5 मिनट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स, एंड मिनट्स का सेकंड के अंदर कन्वर्जन कैसे होता है? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60। आंसर बताओ। 900 seconds. दोबारा चेक करो। 300 seconds. 300 सेकेंड्स। सो पूरी जर्नी में जो है वो इस पर्सन को 300 सेकेंड जो है वो लगे। सो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज पुट कर दिया हमने। 2 0 कैंसिल हो गए, 3 1 एंड 3 6। तो डिवाइड करके चेक कर लो, हमारी जो एवरेज स्पीड है वो सही आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ करें। ठीक है, तो यहाँ तक जो सवाल में चीजें पूछी गई थी वो हमने सॉल्व कर ली। इसके अलावा मैं एक और चीज यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल सवाल में ये पूछा जाता दैट डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती तो वो कैसे निकालते? और अगर हमें पूछा जाता कि कैलकुलेट द वेलोसिटी, ये दो चीजें अगर पूछी जाती इसी सवाल के अंदर तो हम कैसे करते? क्या सेम सोल्यूशन होता या डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगी बॉडी की? डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। सो कार ने होम से स्टार्ट किया था और एंड किया, चाहे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया बट एंडिंग पॉइंट जो है वो पेट्रोल पंप था। तो होम से पेट्रोल पंप तक का डिस्टेंस कितना है? 1400। तो इस कार की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई? 1400 meters. 1400 मीटर्स। और टाइम जो है वो उसको उतना ही कवर किया है, टाइम जो है वो उसका वही 300 सेकेंड्स था। सो टाइम जो है वो सेम ही लगा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज 1400 एंड टाइम ऑफ द कार इज 300। अब मुझे आंसर बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है? 4.6 meter per second. 4.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस कार की जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड आ रही है और इस कार की जो वेलोसिटी है वो 4.6 मीटर पर सेकेंड आ रही है। जब हमने डिस्टेंस देखा तो कार का डिस्टेंस 1800 आ रहा था और कार की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1400 आ रही है। क्लियर है पूरा? हाँ। ओके, सो नेक्स्ट ईयर देखते हैं। ये हमने 2015 किया था, 2014 के क्वेश्चन देखते हैं।
ओके 2014 में एमसीक्यूज नंबर 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है। सो ड्रॉप का मतलब होता है डेटा में क्या लिखेंगे? हाइट, ग्रेविटी और इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल डिस्टेंस वेलोसिटी जो है वो, और मास। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो ड्रॉप के केस में होती है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हाइट हमें जो है वो 125 मीटर्स गिवन है एंड वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हाँ, देन इट विल रीच इन ग्राउंड इन सेकेंड के अंदर आंसर है, इसका मतलब है मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला कौन सा यूज करें टाइम के लिए? h equals to VIT plus half GT square। VIT प्लस GT² ओवर 2। तो यहाँ पर S की जगह जो है वो हमारे पास हाइट होती है। सो हाइट की वैल्यू पुट करते हैं 125 एंड इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0 और टाइम की वैल्यू यहाँ पे टाइम एज इट इज आ जाएगा प्लस जी की जगह 10 एंड T² ओवर 2। सो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी और ये 2 जो है वो सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 125 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 10T²। 125 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू T² और जब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो T² इज इक्वल्स टू 25। सो फाइनली आर टी विल बी 5 सेकेंड्स। क्लियर है ये सोल्यूशन? हाँ। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5। एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे इसे। ठीक है, मुझे बताओ फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब आगे। एवरेज स्पीड है जो 80 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस 640,000 और टाइम हमें बताना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 80 और 640,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ये टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 80T इज इक्वल्स टू 640,000। 80 जो है वो यहाँ कर अब डिवाइड हो जाएगा। सो टाइम विल बी इक्वल टू 640,000 डिवाइडेड बाय 80। सो कैंसिलेशन करो और आंसर बताओ। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 1 इज 8 एंड 8 8 आर 64। सो हमारा जो आंसर है वो कितने 1 2 एंड 3 जीरोस आ रहे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8000 सेकेंड्स। क्लियर है? हाँ। ओके, सो क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। पेपर 2 देख लेते हैं जल्दी से। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन मौजूद है। द स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है हमें एक बॉडी का। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ट्रैवलिंग ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बिलो। सो ये हमारे पास जो है एक स्पीड टाइम ग्राफ मौजूद है। ग्राफ समझ आ रहा है? हाँ। सबसे पहला सवाल जो पूछा है हमें कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 15 सेकेंड। शुरू के 15 सेकेंड के दौरान जो है वो हमें
डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ग्राफ हमारे पास जो है वो स्पीड टाइम है। स्पीड टाइम ग्राफ से जब डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहा जाए तो कैसे करते हैं? स्लोप कैलकुलेट करते नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ से जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहा जाए तो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। सो डिस्टेंस will be equal to area of the curve। सो शुरू के 15 सेकेंड्स के अंदर अगर हम देखें तो शुरू के 15 सेकेंड में हमारे पास देखो एक कौन सा शेप बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो दिस इज हाफ, बेस कितनी है? 15। 15 एंड हाइट 20। 20। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 is 2 and 2 10s are 20। सो मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? 150 meters। So the body has covered 150 meters in starting 15 seconds। क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द डीसेलेरेशन। अब हमें डीसेलेरेशन फाइंड करनी है लास्ट 10 सेकेंड। शुरू के आखिर के लास्ट सेकेंड के दरमियान 10 सेकेंड में हमें जो है वो डीसेलेरेशन फाइंड करनी है। सो ये हमारे पास 55 है और आखिरी के 10 सेकेंड मतलब 45 से लेकर 55 तक। सो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है वो इसके दौरान हमें जो है वो डीसेलेरेशन फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से। देखो जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, डीसेलरेशन नहीं आएगी। डीसेलरेशन फाइंड करनी हो स्पीड टाइम ग्राफ में से तो हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप निकालने से डीसेलरेशन आएगी और इस ग्राफ का एरिया निकालने से हमारे पास आंसर जो है वो डिस्टेंस आएगा। ठीक है, सो स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2 पॉइंट आ गए, एक फर्स्ट पॉइंट ये आ गया और सेकंड पॉइंट जो है वो ये आ गया। सो अगर हम डिफरेंस देखें ये सॉल्यूशन मैंने किया है, क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो आसान हो जाए उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं।
ओके, सो ये सेकंड पार्ट क्लियर है जिसमें हमने डिसेलेरेशन कैलकुलेट की थी। हाँ। ओके, सो अब जो है वो थर्ड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? हमें पूरी जर्नी की जो है वो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल टाइम तो हमें पता है, कितना है टोटल टाइम इसका? 55 सेकेंड्स। 55 सेकेंड्स। हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता। सो टोटल डिस्टेंस हम पहले फाइंड करेंगे कैसे, कि पहले तो हमारा जो है वो ये वाले रीजन का डिस्टेंस आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारा जो है वो इस रीजन का डिस्टेंस आ जाएगा, और फिर हम लास्ट रीजन का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो इन तीनों रीजन्स को हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। सो इस थर्ड पार्ट के अंदर हम पहले तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सो रीजन ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस हमें पता है कि स्पीड टाइम में से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। सो एरिया ए का अभी हमने कैलकुलेट किया था, इट विल बी इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसकी बेस हमारे पास कितनी आई थी? 15। 15। एंड हाइट कितनी आई थी? 20। ठीक है। सो फाइनल आंसर हमारे पास आया था 150 मीटर्स। इसी तरह से हम रीजन बी की अगर कैलकुलेट करें, सो रीजन बी में हमारे पास कौन सा शेप बन रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर या रेक्टेंगल हमारे पास जो है वो फॉर्म हो रहा है। सो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। सो लेंथ मुझे बताओ, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, सो इसकी लेंथ कितनी हुई? 20। 20 कैसे आया? 35 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 20 आएगा। बिल्कुल सही है, तो ये हमारे पास हो गया 20। और इसकी ब्रेथ मुझे बताओ। 20। ठीक है। सो इस रीजन बी का एरिया कितना आया? 400। ठीक है, 400 मीटर। इसी तरह से रीजन सी की, अब सी पर आ जाते। रीजन सी में हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जिसका फॉर्मूला हम वही सेम अप्लाई करेंगे, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो बेस हमारे पास 35 से शुरू हो रही है और एंड हो रही है 55 पे, तो कितनी हो गई? 20। 20। और हाइट कितनी है? 20। 20। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 200। आंसर हमारे पास आ गया 200 मीटर्स। सो अब कैलकुलेट करना है अगर हमें टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस के लिए हम इस सारे तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। 150 प्लस 400 प्लस 200 कितना आ जाएगा? 700। 750। 750 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया, तो इसके अंदर जो है वो हम टोटल डिस्टेंस को पुट कर देते हैं, 750 मीटर्स डिवाइडेड बाय 55 सेकेंड्स। सो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज स्पीड क्या आएगी? 13.6 मीटर पर सेकेंड। 13.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। क्लियर है पूरा? हाँ। ठीक है, तो ये अभी मैंने कौन सा ईयर करवाया? 2014। 2014। तो इससे प्रीवियस ईयर के अगर पेपर्स हैं तुम्हारे पास तो उसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम अब न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो भी तुम्हें पढ़ना हो, चैप्टर 3 या फिर बीच में से कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।